पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है लोग फौरन किसी न किसी को जिम्मेदार करार देते हैं। कोई कहता है पॉलिटिशियंस, कोई कहता है मिलिट्री और कोई कहता है जुडिशरी। लेकिन असली गेम अगर इससे भी कॉम्प्लिकेटेड हो तो अगर पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाला एक ग्रुप ना हो, एक इंसान ना हो, एक शख्स ना हो, तो फिर असली ताकत किसके पास है और पाकिस्तान के सबसे अहम डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं। आज हम पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर की तह तक जाने लगे और जो तस्वीर आपके सामने आएगी वो आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। यह टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव हो सकता है, इसलिए आगे जो मैं लाइव बोलने लगा उन सब आर्टिकल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक दफा वेरीफाई जरूर कीजिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज बार बार रिपीट हुई है, जब भी मुल्क किसी बड़े सियासी या सिक्योरिटी क्राइसिस का शिकार होता है तो एक अदारा हमेशा डिस्कशन के सेंटर में रहता है, आर्मी। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बनी। 1947 के बाद पाकिस्तान को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर ऑन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे पाकिस्तान की आर्मी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से मुल्क की सबसे ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गई और इस सोच की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की हिस्ट्री है। पाकिस्तान में आर्मी न सिर्फ सरहदों की हिफाजत करती है बल्कि कई दफा मुल्क को डायरेक्टली रूल भी किया है। नए पीरियड में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया और पाकिस्तान में पहली दफा मिलिट्री गवर्नमेंट कायम हुई। और 1997 में जब जनरल जियाउल हक ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर पावर संभाली और 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री टेक ओवर किया, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्ट मिलिट्री रूल के अंदर गुजरा है। और इस दौरान सिर्फ मुल्क की हुकूमतें नहीं बदली, मुल्क का पावर स्ट्रक्चर बदल गया। पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर होती गई, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गई और कई एनालिस्ट के मुताबिक आर्मी स्टेट के मुख्तलिफ हिस्सों में ज्यादा इन्फ्लुएंस हासिल करती गई। पाकिस्तानी ऑथर आयशा सिद्दीका अपनी किताब मिलिट्री आइनस में ये आर्गुमेंट देती हैं कि वक्त के साथ मिलिट्री का इन्फ्लुएंस सिर्फ डिफेंस और सिक्योरिटी तक महदूद न रहा बल्कि इकोनॉमी और स्टेट सेक्टर के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैल गया है। लेकिन आर्मी का इन्फ्लुएंस सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं माना जाता। कुछ रिसर्चर्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि वक्त के साथ मिलिट्री ने वेलफेयर फाउंडेशन, बिजनेस और इकोनॉमिक नेटवर्क के जरिए सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। इस वजह से पाकिस्तान के कुछ लोग मिलिट्री को सिर्फ एक डिफेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पर नहीं देखते बल्कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखते हैं जिसका इन्फ्लुएंस स्टेट के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला हुआ है। आज भी जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा सियासी क्राइसिस होता है या कोई हुकूमत के थे या कोई फॉरेन पॉलिसी के अहम डिसीजन लिया जाता है तो नजरें आर्मी की तरफ जाती हैं। ये सोच सिर्फ लोगों तक महदूद नहीं है, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री को किंग मेकर भी कहते हैं। आज भी सिक्योरिटी पॉलिसी, इंडिया के साथ रिलेशन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में आर्मी का रोल बहुत अहम माना जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो या नेशनल सिक्योरिटी के कुछ अहम मामला हो, उनमें आर्मी का रोल नुमाया नजर आता है। चाहे बात इंडिया के साथ टेंशन की हो, अफगानिस्तान पॉलिसी की हो या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की हो, इन सब एरियाज में मिलिट्री लीडरशिप का इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। इसीलिए कई एनालिस्ट पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क करार देते हैं जहाँ सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन पॉलिसी मेकिंग में एक गैर मामूली अहमियत रखती है। आर्मी पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन मॉडर्न से सिर्फ सोल्जर्स और टैंक के साथ नहीं चलती, इंफॉर्मेशन भी पावर होती है। इसलिए पाकिस्तान में पावर की बहस आर्मी से आगे बढ़ती है और एक ऐसे अदारे के पास पहुंचती है जिसका नाम पर्दे के पीछे सुनाई देता है, ISI। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का काम 1948 में किया गया था। इनका बुनियादी काम मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना है, लेकिन वक्त के साथ साथ ISI पाकिस्तान की सबसे अहम इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन में शामिल हो गए। 1965 की जंग, 1971 की जंग, अफगान जिहाद का दौर, वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान के कई सिक्योरिटी हिस्ट्री के चैप्टर्स में ISI का नाम नजर आता है। खास तौर पर 1980s में अफगान जिहाद के दौरान जब पाकिस्तान कोल्ड वॉर फ्रंट लाइन स्टेट बन गया था, तब इंटेलिजेंस एजेंसी की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फॉरेन फंडिंग, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और कवर्ड ऑपरेशन, ये सब चीजें मिलकर एक इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन को नेशनल सिक्योरिटी का एक मरकजी हिस्सा बना देती हैं। लेकिन इसके साथ एक और सवाल पैदा होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद है या उनका इन्फ्लुएंस सियासत पर भी है। पाकिस्तान की कई पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स ने कई दफा इंटेलिजेंस एजेंसी के सियासी इन्फ्लुएंस पर इल्जाम लगाया है, जबकि इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन हमेशा से यही मौके रखती हैं कि उनका बुनियादी किरदार नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन में है।
और यही वजह है कि आईएसआई पाकिस्तान की सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली इंस्टीट्यूशन है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि आईएसआई अपने फैसले अनाउंस नहीं कर सकती, वो इलेक्शंस नहीं लड़ती, वो लॉज पास नहीं करती। उनका बुनियादी काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और सिक्योरिटी थ्रेट को मॉनिटर करना है। इसलिए पाकिस्तान के पावर सेक्टर को सिर्फ आईएसआई के जरिए समझना पे मुमकिन नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा जरूर है लेकिन पूरी कहानी नहीं है। इसलिए कहानी हमें एक नए पहलू की तरफ लेके जाती है, पैसा, और वो इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमी के जरिए नेशनल डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। IMF पाकिस्तान के नाम के साथ इतना जुड़ा हुआ है, जब भी कोई बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो यही नाम सुनाई देता है। लेकिन ये रिश्ता शुरू कहाँ से हुआ? पाकिस्तान ने 1958 में पहली दफा IMF से मदद ली, लेकिन उसके कई डेकेड्स बाद कई हुकूमतें, चाहे मिलिट्री हो या सिविलियंस, IMF प्रोग्राम का हिस्सा बनती रही। अयूब खान का दौर हो या जियाल हक का दौर हो या मुशर्रफ का दौर हो, PPP की हुकूमत हो या PML की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो, मुख्तलिफ सियासी पार्टी आती रही। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान IMF बार बार पाकिस्तान की कहानी में वापस आती रही, और यही बात एक अहम सवाल पैदा करती है, अगर हुकूमतें बदलती हैं तो IMF क्यों नहीं बदलती? पाकिस्तान को हर दौर में IMF की जरूरत क्यों महसूस होती है? इसकी वजह पाकिस्तान के कुछ पुराने इकोनॉमिक क्राइसिस है, बढ़ते हुए कर्ज है, कम टैक्स कलेक्शन है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान बड़ा फर्क, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर। जब ये मिसाल बढ़ जाते हैं तो पाकिस्तान को फॉरेन फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो यही पर एंट्री होती है IMF की। लेकिन IMF सिर्फ पैसे नहीं देता, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी मांगता है, टैक्स रिफॉर्म्स, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में तब्दीलियां। इसलिए जब भी कोई IMF एग्रीमेंट होता है तो इसका असर आम पाकिस्तानियों पर पड़ता है, कभी बिजली की बिल की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में, कभी नए टैक्सेस की सूरत में। इसी वजह से कई लोग समझते हैं कि IMF पाकिस्तान के इकोनॉमिक फैसलों में गैर मामूली असर रखता है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि IMF का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा क्यों नजर आता है? इसकी वजह है कि पाकिस्तान बार बार ऐसी इकोनॉमिक पोजीशन में पहुंच जाता है जहाँ उसे IMF की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बात है, अगर पाकिस्तान के पावर सेक्टर को समझना हो तो इकोनॉमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पावर सिर्फ सियासी और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होती, बल्कि उन लोगों के पास भी होती है जो आपके ऑप्शंस को लिमिटेड कर सके। लेकिन अगर पैसा ही सब कुछ होता तो हिस्ट्री में पब्लिक मूवमेंट्स इतनी अहमियत न रखती। क्यों गवर्नमेंट मीडिया नैरेटिव को इतनी संजीदगी से लेती है? क्यों स्पीचेस या कैंपेन एक नेशनल डिबेट को बदल सकती हैं? क्या इससे एंट्री होती है एक नई ताकत की, पब्लिक। 9 मार्च 2007 इस्लामाबाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार महमूद चौधरी को सस्पेंड कर दिया जाता है। शुरू में ये एक लीगल डिस्प्यूट लगता था, लेकिन चंद हफ्तों के अंदर लॉयर सड़कों पर निकल आए। ब्लैक फोर्स पाकिस्तानी सियासत की पहचान बन गए। कराची से लाहौर तक, पेशावर से इस्लामाबाद तक रैली, प्रोटेस्ट, मार्च निकलना शुरू हो गए। और फिर एक और चीज होने लगी, पाकिस्तान के कुछ प्राइवेट चैनल इस पूरी मूवमेंट को एक लाइव कवरेज देने लगे। हर स्पीच, हर प्रोटेस्ट, हर अरेस्ट लाखों लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते। धीरे धीरे ये सिर्फ चीफ जस्टिस का मसला न रहा, ये अवाम, मीडिया और इंस्टीट्यूशन के दरमियान पावर की जंग बन गई। और ये मूवमेंट 2 साल तक जारी रहा और 2009 में चीफ जस्टिस को दोबारा बहाल कर दिया गया। और ये एक मिसाल थी कि पाकिस्तान में पब्लिक प्रेशर और मीडिया अटेंशन भी फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। लेकिन ये पहली दफा नहीं था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले भी कई दफा पब्लिक मूवमेंट ने सियासी माहौल को बदला है। 1968 के प्रोटेस्ट ने अयूब खान की हुकूमत को चैलेंज किया और 2007 में लॉयल मूवमेंट ने नेशनल डिबेट को बदल दिया। और सोशल मीडिया पहले ही पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को बहुत तेज कर चुकी है। हर एक हैशटैग, हर एक वायरल वीडियो या एक चीज कुछ ही घंटों में नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन पब्लिक ओपिनियन को बहुत संजीदगी से लेती है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, अगर आवाम इसकी पावर रखती है तो फिर हर एक मूवमेंट कामयाब क्यों नहीं होती? और अगर मीडिया इतना ही पावरफुल है तो उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश क्यों की जाती है? और यहीं से कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि पावर सिर्फ आवाम के पास नहीं होती, कभी कभी उन लोगों के पास भी होती है जो आवाम की सोच को शेप करते हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रोजाना स्टेट को चला नहीं सकते। इसलिए हर एक प्रोटेस्ट के बाद, हर एक इलेक्शन के बाद, हर एक सियासी तब्दीली के बाद कुछ इंस्टीट्यूशन वही रह जाती है। और यही इंस्टीट्यूशन हमें लेकर चलती है पाकिस्तान के एक और पावर सेंटर की तरफ, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी। पाकिस्तान अपने शुरुआती सालों में था, उस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करने और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पास थी। यानी ये पाकिस्तान की सबसे अहम इलेक्टेड बॉडी थी। लेकिन अक्टूबर 1944 में गवर्नर जनरल गुलाम महमूद ने इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। यह फैसला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि सवाल यह था क्या एक शख्स पूरी इलेक्टेड असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है?
मामला अदालत तक पहुंचा और यहीं से जुडिशियरी पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनी और फेडरल कोर्ट ने गवर्नर जनरल के फैसले को सपोर्ट किया और कई हिस्टोरियन इस वाकये को पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहीं से डिबेट शुरू हुई थी कि कानून और पावर के दरमियान ताल्लुक क्या है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 1958 में मार्शल लॉ आ गया और फिर पाकिस्तान के जुडिशरी ने एक डॉक्ट्रिन के जरिए मिलिट्री टेकओवर को लीगल कवर दिया और अगले कई डेकेड तक बार बार ये डिबेट होती रही, क्या जुडिशरी सिर्फ कानून की कश्ती करती है या फिर सियासी निजाम को शेप करने में भी किरदार अदा करेगी। और फिर वक्त बदलता है और 2007 की लॉयर्स मूवमेंट ने दोबारा जुडिशरी को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया और उसके बाद पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म की बहुत ज्यादा डिबेट हुई। कई अहम सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल मामला भी अदालत में तय होने लगे। इसलिए पाकिस्तान में लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि अब जुडिशरी पाकिस्तान के पावर सेक्टर का एक अहम हिस्सा है। लेकिन सिर्फ जुडिशरी नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी, क्योंकि हुकूमतें आती जाती हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी मौजूद रहती है। सिविल सर्वेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और फेडरल ब्यूरोक्रेसी, ये सब वो लोग होते हैं जो पॉलिसीज को जमीन पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। पाकिस्तान की हिस्से में कई दफा सियासी लीडरशिप बदली है लेकिन स्टेट मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह पर आज भी मौजूद है। इसलिए कई एनालिस्ट ब्यूरोक्रेसी को स्टेट का परमानेंट मशीनरी करार देते हैं, यानी अगर कोई पॉलिटिशियन पॉलिसी बदलता है तो ब्यूरोक्रेसी उसे हकीकत में तब्दील करती है और अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो पॉलिसी सिर्फ कागज पर रह जाती है। तो फिर सवाल ये है कि पाकिस्तान को इलेक्टेड लीडर चलाते हैं या फिर वो इंस्टीट्यूशन जो हुकूमत बदलने के बाद भी मौजूद रहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर को एक अदारे से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक चैप्टर के बाद एक नया प्लेयर सामने आ जाता है और अब वक्त है सब पीसेस को जोड़ने का, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है कि वाकई पाकिस्तान को कंट्रोल कौन करता है। अगर आप अभी तक पाकिस्तान के पावर सेक्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात क्लियर है कि पावर किसी एक जगह पर नहीं, ना तो किसी आर्मी के पास, ना तो किसी हुकूमत के पास, ना ही किसी कोर्ट के पास और ना ही किसी इकोनॉमी और अवाम के पास। लेकिन फिर भी हर बार डिसीजन किसी न किसी तरीके से लिया जाता है। सवाल यह है कि वो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे मूवमेंट मिलते हैं जहाँ पर वो स्ट्रक्चर क्लियरली नजर आता है। 1979 अफगानिस्तान वॉर के दौर में पाकिस्तान सडनली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन जाता है। फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी डिसीजन और इंटरनेशनल अलायंसेस रैपिडली शिफ्ट होते हैं। 2001 वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान एक दफा फिर से ग्लोबल स्ट्रेटेजी का एक की प्लेयर बन जाता है। सिक्योरिटी ऑपरेशन, बॉर्डर पॉलिसीज और इंटरनल सिक्योरिटी डिसीजंस एक नई डायरेक्शन लेते हैं। इन दोनों दौर में एक बात कॉमन थी, स्टेट के मुख्तलिफ पावर सेंटर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे या फिर उन डिसीजंस के अराउंड एडजस्ट कर रहे थे जो कि नेशनल सर्वाइवल के नाम पर लिए जा रहे थे। इसीलिए कई एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान में पावर एक सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जहां मिलिट्री, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, इकोनॉमी और एक्सटर्नल प्रेशर सब मिलकर एक डायरेक्शन बनाते हैं। कभी किसी क्राइसिस के वक्त मिलिट्री फ्रंट पर आ जाती है, कभी इकोनॉमी डिसीजन की लिमिट को सेट करती है और कभी कोर्ट लीगल फ्रेमवर्क को डिफाइन करते हैं और कभी पब्लिक प्रेशर नैरेटिव्स को चेंज। और यहाँ पर कोई सिंगल आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर लीनियर नहीं बल्कि लेयर है और हर एक लेयर दूसरी लेयर को इन्फ्लुएंस करती है। यानी पाकिस्तान में पावर किसी एक ऑफिस, एक बिल्डिंग या एक शख्स के पास नहीं बल्कि इन इंस्टीट्यूशन के दरमियान बैलेंस में है, जो हर दौर में बदलता रहता है। और शायद पाकिस्तान को समझने में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम पूरे सिस्टम को समझने की बजाय एक अदारे को पूरी कहानी समझ लेते हैं, जबकि हकीकत में पाकिस्तान की कहानी एक अदारे की नहीं बल्कि पूरे पावर स्ट्रक्चर की कहानी है। और इसलिए पाकिस्तान को कौन कंट्रोल करता है, इसका सबसे सही जवाब शायद ये है कि कोई नहीं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ लोग और कुछ हालात दूसरों से ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो शायद अब आप पाकिस्तान को पहले से थोड़ा अलग नजर से देख रहे हो।